हाँ जी बच्चे, लास्ट क्लास में ना हमने म्यूचुअल इंडक्शन वाला टॉपिक ख़त्म किया था। तो इससे अपना जो 4A है ना वो ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ क्वेश्चंस है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, वो हमने आज क्वेश्चन इस क्लास में हम करेंगे। तो आपका क्वेश्चन ये है कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस बना हुआ है। आज अपने पास ना 4A के मिक्स क्वेश्चन होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन अपन ने करने हैं। इसके अंदर ये एक स्केयर कॉइल है, वो एंटर कर रही है। फर्स्ट केस में स्केयर कॉइल एंटर कर रही है, फिर वही स्केयर कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर चुकी है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, एंटर कर चुकी है। थर्ड स्टेप में यही स्केयर कॉइल बाहर निकल रही है v स्पीड से। डायग्राम आपको गिवन है पेपर में। आपका क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ फॉर द फ्लक्स विद टाइम। फ्लक्स का टाइम के साथ हमें ग्राफ बनाना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट है ड्रा द ग्राफ ऑफ इंड्यूस्ड EMF विद टाइम। हमने इंड्यूस्ड EMF का टाइम के साथ ग्राफ बनाना है। 2 ग्राफ मतलब बनाने हैं, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहले अपन फ्लक्स का ग्राफ बनाते हैं। इसमें देखना जो अपने पास कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, वो एंटर कर रही है। अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो शुरू में जो फ्लक्स है वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। एंटर कर रही है ना, तो फ्लक्स क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। हम सपोज कर लेते हैं कि ये T1 टाइम तक एंटर करती है, तो T1 टाइम तक फ्लक्स क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। फिर हम ये मानते हैं कि T1 से T2 टाइम तक ये इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है, तो T1 से T2 टाइम तक जो फ्लक्स है इट इज़ कांस्टेंट। और उसके बाद वो कॉइल जो है वो बाहर निकल रही है, तो जो फ्लक्स है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी T3। पहले एंटर कर रही है तो फ्लक्स इंक्रीज़ कर रही है। जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तब तक फ्लक्स कांस्टेंट है, उसके बाद फ्लक्स क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। दिस इज़ द ग्राफ फॉर द फ्लक्स। सेकंड हमने बनाना है ग्राफ फॉर द इंड्यूस्ड EMF। तो पहले केस में देखिए आप, जो 0 से लेकर T1 है, 0 से लेकर T1 तक फ्लक्स क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। हम सबको पता है इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला होता है -d∅/dt। तो अगर फ्लक्स इंक्रीज़ करती है तो d∅ को आप पॉजिटिव लेते हैं। अगर d∅ पॉजिटिव है, बार साइन लगा है माइनस का, इसका मतलब जब तक फ्लक्स इंक्रीज़ करेगी इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वो कांस्टेंट होगा क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से एंटर कर रही है। तो फ्लक्स जब तक इंक्रीज़ करेगी तब तक इंड्यूस्ड EMF माइनस होगा। वैसे भी अगर आप देखें, अगर मैं इस लेंथ को L सपोज करता हूँ, B मैग्नेटिक फील्ड है, V इसकी वेलोसिटी है, तो इंड्यूस्ड EMF की जो वैल्यू बनेगी वो -BLV बनेगी। और ये इंड्यूस्ड EMF बच्चे अपने पास T1 टाइम तक बनेगा, जब तक वो फ्लक्स इंक्रीज़ कर रही है तब तक ही बनेगा, उसके बाद इंड्यूस्ड EMF नहीं बनेगा। T1 से लेकर T2 वाले टाइम में जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, T1 से लेकर T2 टाइम तक जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, तो व्हाट इज़ इंड्यूस्ड EMF, वो 0 रहेगा। T1 से T2 वाले टाइम तक इंड्यूस्ड EMF कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब T2 से T3 वाले टाइम में आपके सामने है फ्लक्स डिक्रीज़ कर रही है। अगर फ्लक्स डिक्रीज़ कर रही है तो आपके पास जो d∅ होगा वो नेगेटिव होगा, फ्लक्स क्योंकि डिक्रीज़ कर रही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इंड्यूस्ड EMF आपका पॉजिटिव बनेगा। T2 से T3 के इंटरवल के बीच में आपके पास इंड्यूस्ड EMF की जो वैल्यू बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी, डेट इज़ +BLV।
तो दिस इज़ द ग्राफ फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये ग्राफ हमने बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डायग्राम यही है। पहले केस में आपके पास क्या एंटर कर रहा है, स्केयर कॉइल कांस्टेंट स्पीड से एंटर कर रही है। दूसरे केस में सर्कुलर कॉइल कांस्टेंट स्पीड से एंटर कर रही है। ये सेकंड केस अपन हटा देते हैं, ये नहीं है। बस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पहले आपके पास स्केयर कॉइल और दूसरी है सर्कुलर कॉइल। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, वैसे इसमें डायग्राम बनी नहीं हुई क्वेश्चन में, सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। आपका क्वेश्चन है, व्हेन द स्केयर कॉइल एंड सर्कुलर कॉइल एंटर इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन द स्केयर कॉइल एंड द सर्कुलर कॉइल enter into the uniform magnetic field, why the induced EMF in the case of square coil is constant till it enter completely into the uniform magnetic field, till it enter completely into the uniform magnetic field, whereas in the case of circular coil, whereas in the case of circular coil induced EMF is not uniform, whereas in case of circular coil induced EMF is not uniform when it enter completely, when it enter completely। मतलब ये है कि स्केयर कॉइल जब तक पूरी तरह एंटर नहीं करती तब तक आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। ऐसे जब तक सर्कुलर कॉइल एंटर नहीं करती तब तक क्या बनता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। क्योंकि जब तक ये एंटर करेगी ना तो फ्लक्स इंक्रीज़ होती है, आपको पता ही है। अब बात आ रही है कि स्केयर कॉइल में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है कांस्टेंट, बट सर्कुलर कॉइल में बनता है नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? इसका कारण ये है कि जब स्केयर कॉइल एंटर करती है कांस्टेंट स्पीड से, ये भी कांस्टेंट स्पीड से है, जब ये एंटर कर रही है ना तो इसमें इक्वल एरिया एंटर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। तो स्केयर वाली कॉइल में इक्वल एरिया एंटर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका मतलब स्केयर वाली कॉइल में इक्वल चेंज इन फ्लक्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्केयर वाली कॉइल में डी फाई जो है वो चेंज इन फ्लक्स है, इट इज़ कांस्टेंट। चेंज इन फ्लक्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कांस्टेंट। आपके सामने है, प्रॉपर इसकी शेप है, इक्वल पहले ये वाला हिस्सा जाएगा फिर अगला वाला हिस्सा जाएगा, इक्वल चेंज इन फ्लक्स इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम स्केयर वाले में। अगर हम सर्कल की बात करते हैं, सर्कल वाले केस में क्या है, सर्कल में पहले कम एरिया एंटर करेगा t1 टाइम में, फिर थोड़ा ज़्यादा एरिया एंटर करेगा, फिर थोड़ा और ज़्यादा, फिर मैक्सिमम, फिर कम कम होता रहेगा। तो सर्कल वाले केस में इक्वल एरिया चेंज नहीं है, पहले एरिया कम एंटर कर रहा है, फिर ज़्यादा कर रहा है, फिर ज़्यादा कर रहा है, फिर और ज़्यादा कर रहा है, फिर कम कम होना शुरू हो गया। तो इन द केस ऑफ सर्कल कॉइल देयर इज नॉट इक्वल चेंज इन एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फ्लक्स का चेंज कांस्टेंट नहीं है, तो लिख लेंगे, हाँ जिसका आंसर अपन लिख रहे हैं, इन द केस ऑफ स्केयर कॉइल, इन द केस ऑफ स्केयर कॉइल इक्वल चेंज इन एरिया in the equal interval of time, equal change in area in the equal interval of time, therefore rate of flux is constant, therefore rate of flux is constant, rate of change of flux लिखेंगे, rate of change of flux is constant, hence induced EMF is constant, hence induced EMF is constant।
बट इन केस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, हाँ जी सर्कुलर कॉइल में क्या है, बट इन केस ऑफ द सर्कुलर कॉइल अनइक्वल चेंज इन एरिया, in case of circular coil unequal change in area in the equal interval of time, therefore induced EMF produced is non-uniform, therefore induced EMF produced is not uniform, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें यूनिफॉर्म नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, बस मैं थोड़ी सी ना वैल्यू चेंज कर दूंगा बस, जैसे बी की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ ले लेंगे हम, लेकिन फॉर्मेट सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन वाला है। ये डायग्राम बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड आप कह लो 2 टेस्ला गिवन है। इन दिस केस दिस रेक्टेंगुलर कॉइल एंटर विद वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी जो लेंथ है, शॉर्टेस्ट साइड है 2 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट साइड है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज़ फिगर 1, फर्स्ट फिगर कह लेते हैं इसको, अपन ए फिगर कह लेते हैं। दूसरे केस में यही सेम है, बट जो लॉन्गेस्ट साइड है ना वो एंटर कर रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, लॉन्गेस्ट साइड एंटर कर रही है जो कि 6 सेंटीमीटर थी, शॉर्टेस्ट साइड है 2 सेंटीमीटर। ये है फिगर बी, मतलब आपको 2 केसेस गिवन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने अपनी तरफ से वैल्यू चेंज कर दी है, डायग्राम सब कुछ सेम है। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन ईच केस, induced EMF produced in each case and up to how much time it is produced, and up to how much time it is produced। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये इन्फिनाइट तक है, चलता जा रहा है, बस एक बार एंटर करवा दो तुम, उसके बाद इंड्यूस्ड EMF ये पूरी तरह इसके अंदर आ जाएगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए कब तक बनेगा, जब तक ये इसमें एंटर नहीं करती, जब एक बार ये एंटर कर जाएगी फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनना बंद हो जाएगा। चलिए फर्स्ट केस करते हैं अपन इसमें, फर्स्ट केस अपन कर रहे हैं। हाँ जी, अब इसमें देखना इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आप सबको पता है, BLV होता है, और आपको मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी तीनों ही परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इस फर्स्ट डायग्राम में अब चेक करिए क्या है। इस फर्स्ट डायग्राम में ये है लेंथ, ये है लेंथ है y एक्सिस में, वेलोसिटी है x एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस लगा है, मतलब वो नेगेटिव z, तीनों परपेंडिकुलर है। तो बस फिर E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B कितना है 2, लेंथ आपको कितनी लेनी है ये वाली, ये लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर है, 2 × 10⁻⁻², वेलोसिटी कितनी गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 × 10⁻²। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा E = 2 × 2 4 10⁻⁻4 वोल्ट बन जाएगा। दिस इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस। अब ये है कि कितने टाइम तक बनेगा, ध्यान से समझना, ये कितने टाइम तक बनेगा, जब तक ये पूरी इसमें एंटर नहीं कर देती। और इस पूरी को एंटर करवाने के लिए टोटल लेंथ इसके अंदर कितनी जानी चाहिए, 6 सेंटीमीटर जानी चाहिए, तब ये पूरी तरह एंटर करेगी। इस कॉइल को पूरा एंटर करवाने के लिए टोटल लेंथ कितनी जानी चाहिए अंदर, 6 सेंटीमीटर जानी चाहिए। तो जो टाइम, जितने टाइम तक ये एंटर करेगी, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। पूरी तरह एंटर करने के लिए कॉइल को कितना डिस्टेंस चलना है, पूरी तरह एंटर करने के लिए कॉइल को डिस्टेंस चलना है 6 सेंटीमीटर,
और कॉइल की वेलोसिटी आपके पास कितनी गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो कितना टाइम तक बनेगा 6 सेकंड तक। डन, ठीक है, मुश्किल नहीं है कोई, 6 सेकंड तक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो सेकंड पार्ट आप इसका कर सकते हैं। तो सेकंड केस में बचे इंड्यूस्ड ईएमएफ इज बी परपेंडिकुलर एल परपेंडिकुलर वी, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। सेकंड केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास है 2, जिस लेंथ के वो परपेंडिकुलर है वो लेंथ अब कौन सी है आपके पास 6 है। 6 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 6 × 10⁻⁻², वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर, 10⁻⁻² लिख दिया, तो ये तुम्हारा 12 × 10⁻⁻4 वोल्ट आ गया। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने टाइम तक बनेगा, जब तक, कितने टाइम तक बनेगा, जब तक ये कॉइल पूरी तरह एंटर नहीं कर जाती। तो पूरी तरह एंटर करने के लिए ये लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर लेंथ डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो जो टाइम टेकन, टाइम जितने टाइम तक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा t = डिस्टेंस d डैश अपॉन वेलोसिटी v, d डैश आपके पास है 2 सेंटीमीटर, वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो व्हाट इज आंसर 2 सेकंड। 2 सेकंड तक आपके पास वो बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, अप टू 2 सेकंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर रहे हैं। कुछ हम बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के जो आए हुए हैं लास्ट ईयर, हम पहले कुछ वो क्वेश्चन करके हम चैप्टर वाइंड अप कर रहे हैं। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन है बहुत बारी बोर्ड ने ना रिपीट की है। जैसे ये वाला आपको एक मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये बोर्ड ने हर साल ही तकरीबन वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। ये वाला देखो क्या है, ये कॉइल है, यहाँ पे ना कैपेसिटर लगा हुआ है। ये मैग्नेट इसके नज़दीक हम लेके आ रहे हैं इस तरह, ठीक है। क्वेश्चन है कि कैपेसिटर की अपर प्लेट पे तो बॉटम प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा। अपर प्लेट पे और बॉटम प्लेट पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा कैपेसिटर की, हमें ये बताना है। व्हाट इज़ द चार्ज इंड्यूस एट अपर प्लेट ए एंड लोअर प्लेट बी। सबसे पहली बात यह है कि कौन सा पोल नज़दीक आ रहा है, साउथ पोल नज़दीक आ रहा है। हमें सबको पता है, इतनी तो हमारी प्रैक्टिस अब हो चुकी है। अगर साउथ पोल नज़दीक आ रहा है तो ये वाला जो फेज़ है ये किस तरह बिहेव करेगा। अगर साउथ पोल नज़दीक आ रहा है तो ये फेज़ किस तरह बिहेव करेगा, साउथ की तरह बिहेव करेगा। अगर ये साउथ की तरह बिहेव करेगा तो जो करंट है वो ऐसे चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। अब ध्यान से बात को समझना, करंट कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, ड्यू टू ये इंड्यूस करंट है। अब एक बात बताओ, करंट जिस तरफ जाता है, करंट का मतलब क्या होता है, करंट किस चार्ज की डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज की। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज जा रहा है ऐसे, इस तरफ इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इसका मतलब ए पे कौन सा चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव, और बी पे कौन सा चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव। पहले आपने करंट की डायरेक्शन बनानी है। इसमें कैपेसिटर डज नॉट एक्ट एज ए सेल। इंड्यूस करंट के कारण कैपेसिटर की चार्जिंग होगी, और करंट का मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो करेगा इसके कारण। अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, हमने बीच में कैपेसिटर लगा दिया, तो ए पे पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा और बी पे नेगेटिव हो जाएगा। तो ए इज़ पॉजिटिव पोलैरिटी एंड बी इज़ नेगेटिव पोलैरिटी। एक क्वेश्चन आप ऐसा एक और ट्राई कर लो, थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। ये लगा है, ये ए है, ये बी है। अब आपके पास साउथ पोल दूर जा रहा है, हमने पोलैरिटी बतानी है ए की और बी की। साउथ पोल इज़ मूविंग अवे। हाँ जी, आप सब लोग बना के देखेंगे, व्हेन द साउथ पोल इज़ मूविंग अवे तो क्या होगा। जब साउथ पोल दूर जा रहा है तो ये कौन से पोल की तरह काम करेगा,
ये नॉर्थ पोल की तरह काम कर, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। नॉर्थ पोल का मतलब डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये करंट की जो डायरेक्शन है, जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है ना, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो बी पे इकट्ठा हो जाएगा। तो बी पे कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। ए पे पोलैरिटी कौन सी आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। ये क्वेश्चन अब बहुत बारी पेपर में उसने बोर्ड एग्ज़ाम ने डाला है। अगला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, हम बस चैप्टर वाइंड अप भी करने की तैयारी में है। अगला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, हाँ जी, ये आपको बच्चे ग्राफ गिवन है फ्लक्स में और करंट आई में। दिस इज़ फॉर द इंडक्टर ए, दिस इज़ फॉर द इंडक्टर बी। इंडक्टर ए के लिए ग्राफ बनाया हमने और दूसरा ग्राफ हमने बनाया इंडक्टर बी के लिए। आपका क्वेश्चन है, इन विच केस सेल्फ इंडक्शन इज़ मोर। ए और बी में से किसकी सेल्फ इंडक्शन ज़्यादा होगी, इन विच केस सेल्फ इंडक्शन इज़ मोर। तो अगर आप ग्राफ को देखें इस तरह, तो जो फ्लक्स फाई होती है, फ्लक्स फाई का फॉर्मूला एल आई होता है। सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहा है ना, तो इससे एल की वैल्यू फ्लक्स अपॉन आई आ गई। फ्लक्स अपॉन आई आ गई तो इस ग्राफ की जो स्लोप है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो एल बताएगी। अब इसमें स्लोप किसकी ज़्यादा है, ए की स्लोप ज़्यादा है। तो अगर ए की स्लोप ज़्यादा है तो फिर सेल्फ इंडक्शन किसकी ज़्यादा बनी आपके पास, ए की ज़्यादा बनी। तो ए हैज़ मोर सेल्फ इंडक्शन, दिस इज़ द आंसर, ए हैज़ मोर सेल्फ इंडक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ए वाले कॉइल की सेल्फ इंडक्शन ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, ड्रा द ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द इंडक्टर। इंड्यूस्ड ईएमएफ में एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द इंडक्टर में हमने ग्राफ बनाना है। तो E और di/dt में ग्राफ बनाना है। तो आपको पता है, हाँ जी, E का फॉर्मूला होता है -L di/dt। तो अगर हमने E में और di/dt में ग्राफ बनाना है तो ध्यान से आप देखेंगे इस ग्राफ की जो स्लोप है वो माइनस में है। एक तरह का ये फॉर्मूला लगता है ना, y = mx + c। इसमें c तो 0 ही है, मतलब ग्राफ 0 से शुरू होगा। स्लोप कितनी है, -L है, x की वैल्यू है di/dt और E की वैल्यू है y। तो नेगेटिव स्लोप है, तो ये ग्राफ बनेगा। तो दिस इज़ द ग्राफ बिटवीन द इंड्यूस्ड EMF एंड करंट I। ठीक है जी, तो इतना बच्चे आप करिए। एक बार ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया। कोई बीच में कोई नया क्वेश्चन हमें मिलेगा तो आपको करवाएंगे। आपने भी बुक से अपने प्रैक्टिस करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।